जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ एके। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये समझेंगे कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पीरियड था उसके दौरान हमारे भारत के सामने कौन कौन से एक्सटर्नल चैलेंजेस आए थे, यही जो है हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर पढ़े, बेसिकली 3 चैप्टर हमने पढ़े, राइट। इसमें जो था हम सब चैलेंजेस जो आए थे ये सब आपके डोमेस्टिक चैलेंजेस थे, जिसमें हमने यूनिटी का चैलेंज समझा था चैप्टर 1 में, अगर आपको याद हो तो। ठीक। फिर हमने क्या आप डेमोक्रेसी का समझा था चैलेंज सेकंड चैप्टर में, एंड थर्ड चैप्टर में हमने जो है डेवलपमेंट का चैलेंज समझा था। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेस क्या थे, डोमेस्टिक चैलेंजेस थे। और आज जो है हमें क्या पढ़ना है, तो एक्सटर्नल चैलेंजेस पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस पूरी दुनिया में चल के आ रहा था, व्हाट वर द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। उसके बाद जो है हमारे जो नेबर्स हैं, स्पेशली आपके चाइना एंड पाकिस्तान, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे थे एंड क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हुई, जिसमें हम 3 वॉर्स जो आपके हुए 1962 में, 1965 में एंड 1971 में, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझना है। एंड लास्ट में जो है हम इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी को समझेंगे। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल टॉपिक जो हमें आज पढ़ना है। ठीक, तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। सबसे पहले आप लोगों का सारा ध्यान जो है मुझे स्क्रीन के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, ये आप सबको पता है कि हमारे भारत देश के लिए ये जो समय था पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पीरियड था कितना मुश्किल था। लेकिन वो समय जो है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें उस समय पूरे वर्ल्ड के लिए भी वो जो समय था आपका पूरा डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता है 1947 में क्या है, हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, एंड जस्ट उसी के कुछ साल पहले ही क्या था, आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। ठीक है, यानी द वर्ल्ड हैड जस्ट कम आउट ऑफ अ डेवेस्टेटिंग वॉर। उससे न जाने कितने डिस्ट्रक्शन हुए थे। तो जो पूरे कंट्रीज उसमें शामिल थे ना, वो सब क्या हो रहे थे भैया, रिबिल्डिंग में, अपना मतलब पूरा जोड़ने वोड़ने में रिबिल्डिंग में लगे हुए थे उस समय। तो इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम, आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या था कि अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को उस समय फिर से बनाने का प्रयास किया जा रहा था। फिर से बनाने का प्रयास क्या मतलब क्या हुआ, ये जो है जब इसका जो नेक्स्ट किताब है उसमें इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका बना था, वो जो फेल हो गया, फिर बाद में आपका एक और नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जो अभी भी क्या है एक तरह से चल रहा है, जो है आपका यूनाइटेड नेशन। ठीक है, एंड उस समय ये भी हो रहा था कि जो आपके नए देश थे, ठीक है, जैसे इंडिया आजाद हुआ था तो वैसे ही और भी देश जो है वो कॉलोनियल रूल से क्या हो रहे थे भैया, इंडिपेंडेंस पा रहे थे, आजादी हो रहे थे। ठीक। इसके बाद क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो न्यू नेशंस थे ना, आजाद होने के बाद एक तो भैया उनके पास कॉलोनियल रूल से आजाद हो रहे थे, तो क्या था, इकोनॉमिक्स तो कुछ उनका था नहीं, जो भी चीज थे आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे, कॉलोनीज जो बनाए थे उन्होंने, वो सब क्या थे भैया, लूट के ले गए थे यूरोपियंस जो थे। ठीक है, तो उससे आपका दिक्कत चल ही रहा था पूरी दुनिया में। उसके बाद जो नए नेशन आजाद हुए थे, दे वर ट्राइंग टू डील विद 2 मेजर गोल। पहला ये था इंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ देयर पीपल, यानी वेलफेयर करना, और दूसरा क्या गोल किया था, यानी सबका वेलफेयर करके चलना, पहला चैलेंज ये था। एंड दूसरा क्या था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना के चलना। ये दिक्कतें तो आपके भारत के सामने भी आई थी, तो वही दिक्कतें सब कॉलोनियल जो थे उसके रूल में सबके अंदर आई थी। ठीक है, एंड अलोंग विद ये, तो ये आपका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अलोंग विद इट, इसके साथ में इंडिया के तो आपके तकलीफ जानते हो कि पहला क्या था, ब्रिटिश जो थे ना, जब वो गए तो उन्होंने न जाने कितने नए इंटरनेशनल इश्यूज जो थे खड़े कर दिए, और जो पुराने थे उनको भी क्या किया, कोई हल नहीं निकाला, अनरिसॉल्व करके छोड़ गए वो। पार्टीशन का आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, यूनिटी के अंदर कि उसके कितनी दिक्कतें आई थी, तो उसका चैलेंज तो आपका था ही। एंड इंडिया जो था
उसके सामने ये भी दिक्कत था कि पॉवर्टी समय पूरे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी फैल गई थी, तो उसको भी सुधार करने का, ठीक है, गरीबी से हटाने का चैलेंज तो था ही, ठीक है। तो ये पूरा आपका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है कि आज़ादी के जस्ट आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चल रहा था पूरी दुनिया में और इंडिया में, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन भारत जो है पूरे वर्ल्ड अफेयर्स में क्या करता है, हिस्सा लेना एज एन इंडिपेंडेंस नेशन, ठीक है, एज एन व्हाट, फ्री एंड इंडिपेंडेंस नेशन स्टार्ट करता है वर्ल्ड फेयर में भाग लेने का। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है इसमें। तो देखिए, सो एज ए नेशन बोर्न इन द बैकड्रॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉर, इंडिया ये डिसाइड करता है कि उसके जो भी फॉरेन रिलेशंस होंगे किसी भी देश के साथ, वो इस एम से करेंगे कि उस देश की जो सोवर्निटी होगी उसको रेस्पेक्ट करके करेंगे, किसी भी देश की, ठीक है, ऑल अदर नेशन की जो सोवर्निटी होगी, ठीक है, उनको रेस्पेक्ट करेंगे। और जो भी सिक्योरिटी के जो होंगे मसले होंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे, वो क्या होंगे, दे विल ट्राई टू मेंटेनेंस, मतलब उसको पीस के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। एंड ये सब चीजें जो है ना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी कहा जाता है, इसमें मेंशन भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन व्हाट, ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यानी द स्टेट शाल एंडेवर टू, पहला तो जो आपका ये लिखा है कि जो भी दिक्कतें होंगी दे विल ट्राई टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन इंडिया, मतलब सोवरेनिटी की उनकी इज्जत करेंगे, एंड फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो भी आपके इंटरनेशनल लॉ बनेंगे, जो भी आपकी ट्रीटी होगी उसकी ऑब्लिगेशन की जाएगी, ये सब आपके डीपीएसपी में लिखा हुआ है। एंड दे विल ट्राई टू इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी चल रही थी उस समय। ये आपको समझ में आई कि भारत ने क्या डिसीजन लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए, जिस तरह से किसी परिवार में, ठीक है, या किसी इंसान के ऊपर दो चीजें जो है, एक इंटरनली प्रभाव डालती है, एक एक्सटर्नली। जैसे मान लीजिए आपका एक फैमिली है, आपके फैमिली में जो भी डिसीजन लिए जाते होंगे ना, एक तो फैमिली के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखे जाते होंगे, एक क्या है, समाज सोसाइटी की हमेशा आप सुनते रहते हैं बात होती है, वो भी, यानी एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर क्या है, दोनों देख के आपकी फैमिली के डिसीजन जो है लिए जाते हैं। तो उसी तरह से किसी देश की जो है वो भी एक तरह की फैमिली है, तो उसके जो डिसीजंस होते हैं, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो भी क्या है, डोमेस्टिक में क्या सिचुएशन है एंड इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है, उसको देख के ही फॉरेन पॉलिसी जो है बनाई जाती है, ठीक है। अब आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ना, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है वो समझते हैं। देखिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, क्योंकि दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके पास रिसोर्सेज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होते, मतलब बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जितनी, ये बात तो आपका सिंपल, जिसके पास जितना रिसोर्स होगा भैया उसकी क्या होगी, इंटरनेशनल में मतलब तो उतने मजबूत देश होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये कहने का मतलब हो गया, ठीक है, जैसे अब ये कोई ना कह देगा भैया जिसके पास पेट्रोल है उसको मजबूत होना चाहिए, वो तो भाई अलग बात है, लेकिन एक तौर पर मतलब होता नहीं, समाज में क्या होता है, जिसके पास भैया जो अमीर है उसकी थोड़ा बोलबाला होता है, तो वैसे ही कंट्रीज की होती हैं। अगर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास इनफ रिसोर्स नहीं होते, तो उनका क्या होगा, बोलबाला नहीं होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस दे यूजली व्हाट सेट मॉडेस्ट गोल बनाते हैं, मतलब बहुत हाई फाई गोल या बहुत हाई लेवल के गोल्स नहीं रखते हैं। एंड वो क्या करते हैं, दे फोकस ऑन पीस एंड डेवलपमेंट, बेसिकली अपने ओन रीजन में, मतलब पीस एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये नहीं कि दूसरे देश की मेरे को दिक्कत चल रही तो उसके पीस एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, मतलब अपने देश में ही रहते हैं यूजली। क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसी होती है समटाइम्स, ठीक है, क्या होती है, किसी पावरफुल कंट्रीज की इकोनॉमिक सिक्योरिटी की डिपेंडेंस उनकी देख के बनाई जाती है, उनके उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है किसी पावरफुल कंट्रीज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की कैसे फॉरेन पॉलिसी बनती है। तो अब हम सब जानते हैं इंडिया क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज थी, एंड इंडिया के साथ साथ और भी देश जो थे डेवलपिंग कंट्रीज थी। तो यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए कि सर आपने बताया डेवलपिंग कंट्री जैसे जैसे होती, तो इंडिया ने भी तो वैसा किया होगा। तो देखते हैं भाई इंडिया ने ऐसा नहीं किया था, क्यों नहीं किया था वो भी हम समझेंगे कि क्यों उसने किसी पावरफुल कंट्रीज का साथ नहीं दिया, यानी उसके तरफ अपना फॉरेन पॉलिसी मतलब बनाने का प्रयास नहीं किया कि उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। बाद में भले अपनी इकोनॉमिक दिक्कतें आ गई थी, डिपेंड होना पड़ता, बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। तो देखिए, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू मैनी डेवलपिंग कंट्रीज सपोर्टेड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पावरफुल नेशंस दैट गेव देम एड और लोन्स।
दिस लेड टू डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू मेन ग्रुप, यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने जो पावरफुल नेशंस थे, उस समय दो ही पावरफुल नेशंस थे, देखो सिंपल सी बात, एक था आपका यूएस एंड एक था आपका यूएसएसआर या सोवियत यूनियन आप कह लो, ये दो पावरफुल कंट्री थे। तो किसी ने इसको सपोर्ट किया, किसी ने इसको सपोर्ट किया, तो इससे क्या हुआ, आपकी पूरी दुनिया जो थी ना वो दो मेन ग्रुप में बट गई थी। एक ग्रुप जो था आपका यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एंड उसकी वेस्टर्न एलाई जो कि नाटो के नाम से उसके द्वारा चल रही थी, एंड एक ग्रुप जो था वो सोवियत यूनियन वॉर्सो पैक्ट पे चल रही थी, उनके साथ दे रहे थे। ठीक है, अब इस टाइम में कुछ ऐसे देश थे, कुछ ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज थे जिन्होंने कहा, एक मूवमेंट स्टार्ट किया। वो क्या मूवमेंट था, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें इंडिया भी शामिल था। इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट रोल किया था कि हम जो है ना ही यूएस का साथ देंगे और ना ही सोवियत यूनियन का साथ देंगे। ठीक है, हाउएवर एट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर क्या था, यही जो आपका 7 देश बढ़ गया था ना, तो ये क्या था, इसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वॉर वगैरह क्यों कहा जाता है, तो आपकी जो सेकंड बुक है पॉलिटिकल साइंस की उसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो इससे कोल्ड वॉर के बाद तो भाई थोड़ी रिलेशन जो थे बदल गए, लेकिन उससे पहले क्या थे, आपकी दो ग्रुप में बट गए थे लोग। ठीक है, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, इट फेस्ड अ क्रिटिकल चॉइस इन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडिया ने, जैसे मैंने बताया, क्या क्या फैसला लिया कि रेदर देन अलाइंग, नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज क्या करते हैं, लेकिन इंडिया ने क्या किया, किसी ऊपर डिपेंड रहते हैं, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि भैया हम किसी मेजर पावर के साथ क्या देंगे, अलाइन नहीं करेंगे, चाहे वो यूएसए हो चाहे सोवियत यूनियन हो। इंडिया चोज अ डिफरेंट पाथ। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मीन व्हाट, नॉट टेकिंग साइड इन द कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर। ठीक, अब इसमें समझते हैं भैया नॉन अलाइनमेंट में, या आपके कह सकते हो फॉरेन पॉलिसी वगैरह में नेहरू जी का क्या रोल था। नेहरू जी का रोल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, पहला तो भैया ये जो थे पीएम थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड, ये पीएम के साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी उस समय के नेहरू जी थे, इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री जो थी अपने पास ही रखी थी। तो इनका रोल, इनके विचारधारा समझने के लिए, फॉरेन पॉलिसी वगैरह एक्सटर्नल रिलेशन समझने के लिए इनके रोल समझना पड़ेगा ही भैया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, played a key role in setting the national agenda including foreign policy। नेहरू जी जो थे, ही वॉज इन ओन फॉरेन मिनिस्टर, जैसे मैंने आपको बताया, विच गेव हिम अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। नेहरू जी ने बस एक तीन मेन गोल्स रखे थे फॉरेन पॉलिसी के अंदर। वो गोल्स क्या थे, पहला था टू प्रिजर्व इंडियाज हार्ड अर्न सोवेरेनिटी, यानी इंडिया की जो सोवेरेनिटी हमें मिली थी ना, हार्ड अर्न सोवेरेनिटी, उसको प्रिजर्व करके रखना है। अरे कैसे मेंटेन होता, अगर हम सोचिए, अगर यूएसए और यूएस और हम ज्वाइन कर लेते तो क्या होता, इससे हमारी सोवरेनिटी पे खतरा आ सकता था। तो इस वजह से पहला रीजन तो ये था कि क्यों हमने नॉन अलाइनमेंट चूजा, क्यों हमने मतलब किसी देश को नहीं सेलेक्ट किया कि हम नहीं जाएंगे उसके अंदर, पहला रीजन तो ये था। दूसरा था टू प्रोटेक्ट इंडिया टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर था, तीन गोल्स। एंड थर्ड था टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में समझा अपने लास्ट चैप्टर में, इसमें हमने 5 ईयर प्लान के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में समझा था, राइट। तो नेहरू जी एम्ड टू अचीव दिस गोल्स थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जैसे मैंने बताया, मीनिंग इंडिया जो होगा किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। हाउएवर, भारत के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप, देखिए ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी समझा, डेमोक्रेसी जब हम पढ़ रहे थे, हर देश के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं कि एक ग्रुप अगर कहेगा वो सही है तो उसका अपोजिशन जो है कोई ना कोई ग्रुप करना करना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वैसे उस समय भी था भैया, जब नेहरू जी ने कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट करेंगे, तो इंडिया में कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनका ये मानना था कि इंडिया को जो है यूएस के साथ ज्यादा क्लोज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यूएस जो था ऐसा कहता था वो एक प्रो डेमोक्रेसी कंट्री था। ठीक है, इस वजह से इसमें कौन कौन शामिल था, तो पहले तो आपके डॉक्टर अंबेडकर शामिल थे, एंड उनके अलोंग सम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे भारतीय जनसंघ थी, स्वतंत्र पार्टी थी। वो क्या चाहते थे, इंडिया जो हो थोड़ी प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी बनाए, एंड क्योंकि दे वर अगेंस्ट कम्युनिज्म एंड पर्टिकुलरली ड्यू टू अपोजिशन ऑफ कम्युनिज्म, क्योंकि यूएसआर जो था इट वाज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे थी, तो अब उसके अगेंस्ट भी उन्होंने सोचा कि हमें जो है यूएस को साथ देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो डिस्पाइट दिस नेहरू जी हैड कंसिडरेबल फ्रीडम इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। उनका कहना था, तो उन्होंने एक बार जो कह दी भैया, कह दी, किसी की नहीं सुनी। ठीक है, उनके स्टेटमेंट से भी आप समझ में आता है। देखिए ये स्टेटमेंट कब का है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, मार्च 1949 का।
व्हाट डज इंडिपेंडेंस कंसिस्ट ऑफ, मतलब इंडिपेंडेंस क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट फंडामेंटली एंड बेसिकली ऑफ फॉरेन रिलेशन, यानी बेसिकली फॉरेन रिलेशन कंसिस्ट करता है। दैट इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल एल्स इज लोकल। मतलब क्या ये कहना था कि अगर वंस फॉरेन पॉलिसी जो होगी हमारे हाथ से किसी पावरफुल नेशन के हाथ में चल जाए, किसी और के हाथ में चल जाए, टू दैट एक्सटेंट एंड इन दैट मेजर हम क्या होंगे, जो हमने इंडिपेंडेंस हमें मिली है, हमें सोवरेनिटी मिली है, वो कुछ हद तक क्या होगी, नहीं रह जाएगी इंडिपेंडेंस। फिर आपका एक और स्टेटमेंट दे रखा था, आपका नॉन अलाइनमेंट से रिलेटेड था कि आवर जनरल पॉलिसी क्या होगा, इज टू अवॉइड इंटेंगलमेंट इन पावर पॉलिटिक्स एंड नॉट टू ज्वाइन, किसी भी ग्रुप को हम ज्वाइन नहीं करेंगे अगेंस्ट एनी अदर ग्रुप। द टू लीडिंग ग्रुप, एक रशियन ब्लॉक था एंड एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक जो यूएस का नाटो वाला ब्लॉक था। वी मस्ट बी वॉट फ्रेंडली टू बोथ एंड येट नॉट ज्वाइन अदर। इनका ये कहना था कि हमें जो है दोनों के साथ फ्रेंडली रह के रहना है, ऐसा पॉलिसी बनाना है जिसमें हम दोनों के साथ फ्रेंडली भी रहें एंड फ्रेंडली रहने के साथ साथ क्या हूँ, दोनों को ज्वाइन ना करें। बोथ अमेरिका एंड रशिया are extraordinarily suspicious of each other as well as of other countries. This make our part difficult and we may well be suspected by each leaning toward this. This cannot be held। मैं क्या कहना था कि अगर फ्रेंडली बर्ताव रखेंगे, क्योंकि अमेरिका और रशिया जो थे बहुत सस्पिशियस थे, तो उससे हो सकता है दोनों को क्या हो, हम लोग भरोसा ना करें। बट इसको क्या है, हेल्प नहीं किया सकता, लेकिन हमारा जो मेन गोल रहेगा, वी विल नॉट ज्वाइन एनी अदर कंट्री। ठीक है, तो ये था आपकी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडिया नॉन अलाइनमेंट जो था एज दी आइडियल फॉरेन पॉलिसी, अब बैलेंस, इसको क्या करना, बैलेंस करके चैलेंजिंग भी था। कैसे चैलेंजिंग था? कई बार क्या होता था, बैलेंस परफेक्ट नहीं लगता था। क्यों नहीं परफेक्ट लगता था? तो देखिए, हुआ क्या था कि 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था सुएज कैनल को लेके। सुएज कैनल, अगर आपका, माई मैप इज नॉट वेरी परफेक्ट, अगर आपका ये एशिया का पार्ट हो गया, ठीक है, अगर आपका ये इंडिया हो गया, इधर अगर एशिया का पार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो आपका सुएज कैनाल पड़ता है, राइट, तो इसको लेके यहाँ पे इजिप्ट है, इसको लेके ब्रिटेन ने जो है, इजिप्ट आपका इधर पड़ता है अफ्रीका के रीजन में, ब्रिटेन ने क्या किया था, अटैक किया था। विच तो जब ये अटैक हुआ था तो इंडिया लेड द ग्लोबल, इंडिया ने क्या किया था, मतलब पूरे बढ़ चढ़ के सके है, पूरे ग्लोबल लेवल पे प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल एक्शन। लेकिन जब उसी साल यूएसएसआर ने हंगरी पे हमला किया, इन्वेट किया, तो इंडिया ने क्या किया, उसको पब्लिकली कंडेम नहीं किया, यानी कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इससे क्या होता, तो लगता है ना कि एक के खिलाफ बहुत बोल रहा है, एक के खिलाफ क्या है, भैया शांत बैठा है। तो डिस्पाइट सच inconsistencies, India largely took an independent stand on international issues and was able to receive aid and assist। सबसे बढ़िया ये ध्यान देना, देखिए, हम दोस्त रहे दोनों के, दोनों से हमें एड मिला, असिस्टेंट मिला, बट हमने किसी को ज्वाइन नहीं किया, हमने अपनी सोवेरेनिटी नहीं खोई। ठीक है, फ्रॉम बोथ द यूएस एंड सोवियत ब्लॉक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने मतलब बढ़िया से बनाया गया था। ठीक है, कुछ लोग का कह सकते हैं मतलब मानना, लेकिन आप देखिए, सो वाइल इंडिया प्रमोटेड नॉन अलाइनमेंट टू द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, अब जब ये चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया भैया, पाकिस्तान ने यूएस को क्या थे, उसकी तरफ चले गए, ही ज्वाइंड इट्स यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेज। अब जब उससे ज्वाइन कर लिया तो यूएस जो चाहता था, यूएस भैया अनहैप्पी हो गया इंडिया से, इंडिया को चाहता था, मतलब उनकी देखिए उस समय जो कंट्रीज थे यूरोपियन, उनके लिए भैया ये सब क्या थे, एक बराबर दिखते थे। यूएस अनहैप्पी हो गए, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया, इंडिया ने क्यों हमने ज्वाइन किया, तो यूएस जो था, इट वॉज अनहैप्पी विद इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड नॉन अलाइनमेंट स्टैंड, क्योंकि इंडिया जो था नॉन अलाइनमेंट को बढ़ावा भी दे रहा था और कंट्री को जोड़ रहा था, तो उससे यूएस को घाटा हो सकता होगा, इस वजह से क्या थी, अनहैप्पी थी। एंड इंडिया ग्रोइंग टाइज विद सोवियत को थोड़ा सा अपना टाई जो था, भले ही हमने ज्वाइनिंग किया था, लेकिन थोड़ा जो झुकाव था अपना सोवियत यूनियन की तरफ ज्यादा था, तो उससे भी यूएस जो था चिढ़ता था, एक तरह से कह सकते हैं, अनहैप्पी था। ठीक है, तो ये था आपका पूरा नॉन अलाइनमेंट का। अपन समझते हैं अपना नॉन अलाइनमेंट में अफ्रो एशियन यूनिटी के बारे में। तो देखिए, ड्यूरिंग नेहरू टाइम इंडिया डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, थ्रू आउट द 1914-1950s इंडिया, नेहरू वाज व्हाट पैशनेट सपोर्टर ऑफ एशियन यूनिटी। एशियन यूनिटी के बहुत सपोर्टर थे। क्यों क्यों सपोर्टर्स थे? क्योंकि ये देश क्यों जुड़े, क्योंकि सब जो थे एक ही दुश्मन थे इनके, जो उस समय वो क्या थी, कॉलोनियल कंट्रीज जो थी, जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी, वहां पर कॉलोनियल कंट्री, यूरोपियंस जो थे मेन दुश्मन थे। इस वजह से होता नहीं कि दो दुश्मन के मतलब एक दुश्मन हो और दो अलग अलग हो तो क्या होते हैं,
एक व्यक्ति के दो दुश्मन हो तो क्या होता है, वो मिल जाते हैं। तो वैसे था, कॉलोनियल हमारा एक एनिमी था, माफ करेगा, यूरोपियन जो थे, तो उसके साथ जो थे इनका मिल गया, एक यूनिटी बन गई। इंडिया और एशिया एंड अफ्रीका में जो आपकी कॉलोनियल कंट्रीज थी, नेहरू वॉज पैशनेट सपोर्टर ऑफ एशियन यूनिटी के जो थे बहुत सपोर्टर थे। ठीक है, 1947 में जस्ट आफ्टर 5 मंथ बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंस, इंडिया hosted the Asian Relations Conference to strengthen ties with other Asian nation. इंडिया ऑल्सो मेड एफर्ट्स टू हेल्प इंडोनेशिया। उस समय इंडोनेशिया जो थी उसको एफर्ट किया इंडिया ने आज़ादी दिलाने से, डच के रूल से, डच कॉलोनियल रूल से, इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1949 टू सपोर्ट इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सॉरी, इंडिया वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड टुक सब चीजें चल रही थी, मतलब एशियन अफ्रीको यूनिटी को बढ़ा के रखते थे नेहरू जी, बहुत मदद करते थे, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के मतलब सपोर्टर थे। ठीक है, जो रेसिज्म चल रहा था उस समय, स्पेशली अपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में जो था, उसके बहुत अगेंस्ट थे। इंडिया वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर एंड इट वॉज अगेंस्ट दिस रेसिज्म। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। तो 1950 में फिर आप इन्होंने एक अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था बाडुंग इंडोनेशिया में, जिसे बंडुक कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, विच मार्क्ड द पीक ऑफ इंडिया एंगेजमेंट विद न्यूली इंडिपेंडेंट एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। जो बंडुक कॉन्फ्रेंस आपका, ये हमें याद रखना है, क्यों? क्योंकि इट इवेंचुअली लेड टू द मूवमेंट और लीडेड टू क्रिएशन ऑफ द नॉन अलाइंड जो मूवमेंट हमारा हुआ था ना, वो क्या था, इधर ही से अफ्रीको एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, या बॉन्डुक कॉन्फ्रेंस आप कह लो, इधर ही से बाद में आके ये सारे देश जुड़े आपस में। ठीक है, नेहरू जी थे, ही प्लेड अ की रोल एज अ को फाउंडर ऑफ द नैम। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हु वाज द को फाउंडर ऑफ नैम, तो नेहरू जी थे। ठीक है, आपका नाम दे सकता है को फाउंडर ऑफ नैम, आपके 4 लीडर्स के इंडिया के नाम दे दे, सवाल ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, एंड द फर्स्ट नैम समिट जो था कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो इट वॉज इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। ठीक है, ये ऐसे सवाल आपके बहुत अच्छे से जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, एक बार आप ध्यान देना इस पे। ठीक है, तो ये कहानी आपकी नॉन अलाइनमेंट क्या, वो समझते हैं भैया, आते हैं अपना चाइना के साथ क्या रिलेशन था, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसको समझते हैं। तो देखिए, जब आज़ादी के बाद हमारा रिलेशन जो था स्टार्ट हुआ चाइना के साथ, वो बहुत फ्रेंडली नोट पे स्टार्ट हुआ था। इंडिया जो था वो एक पहला देश था जिसने जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको रिकॉग्नाइज किया था। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के क्या मसले वसले थे, वो सब हम चीजें जो है अपने पिछले चैप्टर में सब समझ चुके हैं, राइट। 3 चैप्टर में इस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की हमने बात की थी, मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो इधर अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो नेहरू इन पार्टिकुलर सपोर्टेड चाइना, तो मतलब फ्रेंडली रिलेशन पे स्टार्ट हुआ था। नेहरू जी थे, बहुत सपोर्ट करते थे चाइना को, क्योंकि वो भी जो था अपना वेस्टर्न डोमिनेशन से जस्ट उभर रहा था। एंड उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को इंटरनेशनल फोरम पे बहुत मदद की थी उस समय। ठीक है, हाउएवर जब नेहरू जी के जो कलीग्स थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और साथ में जो लोग थे, दे वर कंसर्न, उन्हें पहले ही कंसर्न था कि इतना आप मदद कर रहे हो चाइना का, इतना आप कह रहे हो, बढ़ा चढ़ा के सब साथ दे रहे हो, लेकिन ये ध्यान देना कि क्या हो, फ्यूचर में चाइना जो है हमारे देश में जरूर एग्रेशन करेगा। ये वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों का मानना था। बट नेहरू जी क्या थे, नेहरू ऑन द अदर हैंड बिलीव्ड दैट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया वुड फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। मतलब उन्होंने इग्नोर ही कर दिया था, उन्होंने बस चाइना सामने देख रहा था, फ्रेंडली नहीं बना के रखना था। ठीक है, इसी में एक पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड चाइनीज प्रीमियर जू एन लाई। ठीक है, कब साइन हुआ था, तो 29 अप्रैल 1954 में। ठीक है, ये क्या थे, दे वर 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस मेकिंग एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। वो क्या थे, पहला था कि पंचशील एग्रीमेंट में क्या था, पहला था कि जो दोनों देश होंगे वो एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेंटी होगी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल जो नॉन इंटरफेरेंस होगा इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। ठीक है, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट होगा, वर्किंग रिलेशनशिप, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होगा, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस रहेगा। ये पंचशील एग्रीमेंट जो था साइन किया गया था। ठीक है, लेकिन अब हम समझते हैं ऐसा हो क्या गया, मतलब जब इतनी फ्रेंडली नोट पे हमारी शुरुआत हुई थी चाइना के साथ, फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि चाइना ने हमला ही बोल दिया हमारे ऊपर, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के।
तो देखिए ये हुआ था क्या थी, द फ्रेंडली रिलेशनशिप, दो कारण ऐसा कहा जाता है जिसके कारण जो हमारी रिलेशनशिप थी वो बिगड़ी। पहला कारण ये था द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत, तिब्बत का क्या दिक्कत था वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। दूसरा समझते हैं बाउंड्री वाला डिस्प्यूट क्या था पहले। पहले दूसरा क्या था, बाउंड्री डिस्प्यूट जो था, बाउंड्री डिस्प्यूट में क्या था कि कुछ डिस्प्यूट आपके चल रहे थे, जैसे अक्साई चीन वाला आपका जो इंडिया के लद्दाख रीजन पड़ता है, क्या थे अरुणाचल प्रदेश के रीजन के जो एरिया थे, उसमें क्या था बाउंड्री डिस्प्यूट जो थे वो ब्रिटिश समय वैसे सुलझा दिए गए थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद चाइना ने ये कहा कि वो जो सेटलमेंट हुआ था ना डिस्प्यूट का, वो तो कॉलोनियल टाइम में हुआ था और वो ब्रिटिशर्स ने किया था, तो हम क्या है इस क्लेम को नहीं मानते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड मेंशन इट एज इनवैलिड आफ्टर द डिपार्चर ऑफ मेन डिस्प्यूट क्या था, जैसे मैंने बताया दो एरिया पे डिस्प्यूट था, पहला था अक्साई चीन लद्दाख रीजन, दूसरा क्या था पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। तो बिटवीन 1957-1959 चाइना ने क्या किया, अक्साई चीन का कंट्रोल ले लिया एंड बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक रोड थ्रू इट डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशन एंड लेटर एक्सचेंज बिटवीन लीडर। ये जो इशू था इट रिमेन्ड अनसॉल्व्ड। पहले तो समझ तिब्बत वाला जो था ना वो ज्यादा दिक्कत कर रहा था, तो क्या था देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना जो है उसका ये कहना है, उसने बेसिकली वो सिंपल ये कहना है तिब्बत जो है, चाइना का ये कहना है तिब्बत जो है भैया वो हमारा है, ठीक है, उस पर जो कंट्रोल है वो हमारा है। लेकिन तिब्बत के लोग जो हैं वो इसको क्या है अपोज करते, उनका कहता है कि हम चाइना के साथ नहीं, हम जो है इंडिपेंडेंट नेशन है। उनका ये कहना है कि चाइना जो है ना बेसिकली उनकी जो ऑटोनॉमी उनको छीनना चाहता है, ठीक है, उनके जो बेसिकली रिलीजियंस हैं, उनके जो कल्चर है ट्रेडिशनल, उनको बर्बाद करना चाहता है, ठीक है। चाइना क्या करता था ना, जब तिब्बत क्लेम कर लिया था उसने, तो चाइना के अलग अलग कोने से, ठीक है, अपने देश के लोगों को लेके तिब्बत में बसाना शुरू कर दिया, तिब्बत के लोगों को वहां से भगाना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से तिब्बत के लोग क्या थे उसे चिढ़ते थे, ठीक, अपराइजिंग वगैरह हुई इस वजह से, ठीक है। तो हुआ क्या देखते हैं। तो इंडिया ने जब चाइना ने क्लेम कर लिया अपना कंट्रोल, तो इंडिया ने पहले तो भैया चाइना को समझाने का प्रयास किया कि मत करिए ऐसा। लेकिन जस्ट क्योंकि हमने जो था पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये था कि हम दोनों देशों की जो भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होगी, सोवरेनिटी होगी, उसको क्या करेंगे भैया रिस्पेक्ट देंगे। तो इस वजह से इंडिया बाद में मान लिया कि चलो तिब्बत का आपका क्लेम हम मानते हैं, ठीक है। सो इन 1958 देयर वाज आर्म्ड अपराइजिंग इन तिब्बत अगेंस्ट दिस चाइनीज ऑक्यूपेशन। फिर बात आगे बढ़ी तो 1959 में क्या हुआ, दलाई लामा जो थे स्पिरिचुअल लीडर्स थे उसमें तिब्बत के बहुत बड़े, उन्होंने पहले तो क्या थे आए थे आपके कह सकते हैं जो आपके एनलाई थे चाइनीज प्रीमियर, उनके साथ जब बीच में ये आए थे इंडिया विजिट किया, तो उस समय इन्होंने रहनू जी को बेसिकली समझाया था क्या क्या दिक्कतें चल रही है, ठीक है। फिर बाद में जो आपका ये जब अपराइजिंग जो बढ़ा उसके बाद चाइना ने क्या किया, इसको सप्रेस किया, ठीक है, दबाने का प्रयास किया। तो जब दलाई लामा जी के ऊपर खतरा आया तो उन्होंने क्या किया, क्रॉस करके बॉर्डर इंडिया आ गए, इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने क्या की, इस मदद को भैया कर दिया, ग्रांट कर दिया, इंडिया में सडन दे दी इनको। इसी बात से जो है चाइना चिढ़ता है और इंडिया जो है ना सिर्फ उन्हीं को नहीं, आए समय में तिब्बत तिब्बत के बहुत से लोगों को क्या किया इंडिया ने, ठीक है, बहुत से लोगों को क्या किया अपने क्या किया मतलब इंडिया में लाके बसाया, ठीक है। यानी ओवर लास्ट हाफ सेंचुरी अ नंबर ऑफ तिब्बतन हैव आल्सो सॉट रिफ्यूज इन इंडिया। यही बात जो थी चाइना इसको अपोज करता था, ऐसा कहना था कि इंडिया जो है एंटी चाइनीज मूवमेंट को क्या कर रहा है भैया, बढ़ावा दे रहा है। इसी बात से चाइना के क्या हुई, वो जो रिलेशनशिप था ना वो बिगड़ने स्टार्ट हो गया। और बिगड़ते बिगड़ते क्या किया भैया, चाइना ने 1962 में अक्टूबर को इट लॉन्च्ड अ इन्वेजन ऑन द बोथ डिस्प्यूटेड बॉर्डर रीजन विद इन इंडिया। जो पहला इन्वेजन था, द फर्स्ट वेव ऑफ इन्वेजन में चाइना जो था वो अरुणाचल प्रदेश के कई एरिया जो था कैप्चर कर लिया था। एंड जब सेकंड आपका इन्वेजन हुआ लगभग 2 महीने के बाद, तो इंडिया फोर्सेज ने वेस्ट लद्दाख वाले रीजन में तो रोक लिया था चाइनीज फोर्सेज, बट चाइना जो था वो ईस्ट में लगभग आपका आसाम तक घुस आया था भैया, ठीक है। लेकिन बाद में फिर चाइना ने क्या किया, उसको सीज फायर घोषित कर दिया, अपने ट्रूप वगैरह वापस बुला लिए। ये था आपका चाइनीज इन्वेजन, ठीक है। ये आपका एक अक्साई चीन वाला एरिया है और ये अकाशी चीन या अक्साई चीन जो भी आप समझ लो, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया। तो चाइना जो था उस समय भैया इधर कहीं पूरा घुस आया था, ठीक, आसाम ये वाला एरिया आपका आसाम का, राइट, यहाँ तक घुस आया था आसाम में चाइना जो था। तिब्बत का रीजन आपका ये हो गया तिब्बत का, ठीक है। इंडिया चाइना कहता है कि हमारा है,
तिब्बत कहता है कि नहीं हम इनके नहीं है। तो ये सब दिक्कतें जो होती है आपकी चलती है। इसी से चल के फिर जब तिब्बत पे चाइना ने कैप्चर किया, अपराइजिंग को दबाया, तो उस समय जो स्पिरिचुअल लीडर थे वो भाग के आ गए इंडिया। इंडिया मदद मांगी, इंडिया भैया ने मदद कर दी और वही रिलेशन जो था वहां से बिगड़ना स्टार्ट किया। ठीक, अब समझते हैं इस इन्वेजन का, जो चाइना ने हमला किया हमारे ऊपर, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पहला जो था, इंडिया की जो रेपुटेशन थी ना पूरे समाज, पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में, वो पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, एंड विद इन द कंट्री ऑल्सो। इंडिया को फिर बाद में जाके यूएस एंड यूके से मिलिट्री हेल्प मांगनी पड़ी थी जो इस क्राइसिस से डील करने के लिए। पहला कि इसमें जो सोवियत यूनियन था वो न्यूट्रल रहा, क्योंकि उस समय चाइना एंड सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट दोनों थी, तो क्या थे एक दूसरे से मतलब थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन से, इस वजह से सोवियत यूनियन, बाद में भले इनका जो था रिलेशन बिगड़ा, बट उस समय जो था जस्ट बिकॉज इनकी फ्रेंडली रिलेशन से तो न्यूट्रल रहा उस समय। ठीक है, दिस वॉर क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन, एंड साथ साथ में इसने पे जो पेट्रियाटिक फीलिंग थी वो पूरे देश में लोगों की बूस्ट कर दी थी। उसमें कितने टॉप आर्मी ऑफिशियल को रिजाइन या उनको जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था। उस समय जो डिफेंस मिनिस्टर थे हमारे वी कृष्ण मेनन, इनके बारे में एनसीईआरटी बुक में आपका दे रखा है, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बात आप ध्यान देना, ये कौन थे तो डिफेंस मिनिस्टर थे, इनको भी क्या था कैबिनेट छोड़ना पड़ा था। नेहरू जी जो खुद, क्योंकि वो बहुत संसद थे उसके, चाइना के बहुत फ्रेंडली रिलेशन मान के रखते थे, उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि चाइना को अंडर एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, और पहली बार लोग पार्लियामेंट में आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में इंडिया में कब लाया गया था, तो इट वाज अराउंड दिस टाइम ओनली। ठीक है, दिस वॉर ऑल्सो मेड इंडियन लीडर्स मोर अवेयर ऑफ द फ्रेजाइल सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, उस समय जो रीजन था वो केवल अंडर डेवलप ही नहीं, आइसोलेटेड नहीं, बल्कि क्या था, नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन का भी चैलेंज पोस्ट कर रहा था। ठीक है, सो एज ए रिस्पॉन्स इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रीजन को रीऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, जिसमें आपका नागालैंड जो था उसको स्टेटहुड दिया गया था, एंड मणिपुर त्रिपुरा जो कि उस समय यूनियन टेरिटरीज था, उनके खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली उनको दिए गए थे, अलाउ किए गए थे। तो ये सब चीजें थी आपके इम्पैक्ट। ठीक है, ये जो वॉर था ना आपका, इसे सीनो इंडियन वॉर या सीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सीनो इंडियन 1962 के नाम से भी जाना जाता है वॉर। ठीक है, तो उसके बाद हम समझते हैं वॉर के बाद जो आपका रिलेशन था वो कैसे चलता रहा। तो देखिए, आफ्टर द वॉर लगभग 10 साल बाद चाइना और इंडिया में कुछ नॉर्मल रिलेशन जो थे वो कंटिन्यू हुए, एंड 1976 में जाके, ठीक है, आपकी जो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो क्या थे, रिस्टोर हुए थे बिटवीन द बोथ कंट्रीज। एंड अटल बिहारी वाजपेयी जो पहले टॉप लीडर थे जो वॉर के बाद 1979 में एज ए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर चाइना गए थे, और राजीव गांधी भी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे आफ्टर द नेहरू हु विजिटेड चाइना। ठीक है, सिंस देन तब से जो है अपना जो मेनली रिलेशंस है ना, फ्रेंडली तो है नहीं हम कह सकते, बट मेनली जो रिलेशन है वो ट्रेड का रिलेशन ही अपना है देश के साथ। ठीक है, तो ये थी आपकी चाइना के साथ कहानी। अब हम समझते हैं वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साथ क्या कहानी। तो पाकिस्तान कहानी तो आती है, समझते हैं पाकिस्तान का जो मेन कहानी कॉन्फ्लिक्ट है वो भैया क्या था, आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन था। ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जो था जस्ट आपके पार्टीशन स्टार्ट भी हो गया था 1947 में, एक प्रॉक्सी वॉर भी आपका हुआ था। ठीक है, फुल स्केल वॉर में बदला नहीं था बिटवीन टू रीजन, जो कि बाद में यूनाइटेड नेशन में इसको रिसॉल्व वगैरह किया गया था। ठीक है, उसकी कहानी जो कश्मीर वाली रीजन है वो आने वाले चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, तो ओवर टाइम पाकिस्तान, कश्मीर वाला जो मुद्दा है ना उसी की बात यहाँ पे हो रही। तो ओवर टाइम पाकिस्तान बिकेम अ की फैक्टर इन रिलेशंस विद बोथ यूएस एंड लेटर चाइना। अब समझते हैं कोऑपरेशन, यानी एक तो आपका दिक्कत भी चल रहा था लेकिन कोऑपरेशन भी कुछ चल रहे थे। कोऑपरेशन क्या क्या थे, तो डिस्पाइट टेंशन बोथ गवर्नमेंट जो थी ऑन दी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट, जो आपकी वुमेन्स जो थी जिनको एबडक्ट कर लिया गया था ड्यूरिंग पार्टीशन, उनको रिटर्न करने में उस समय देश काम भी कर रहे थे। एक तरफ देखिए आपका युद्ध भी चल रहा है, साथ में दोनों काम भी कर रहे हैं। एंड फिर दूसरा क्या था, कोऑपरेशन क्या हुआ था, तो अ मेजर इश्यू ओवर शेयरिंग रिवर वाटर भी क्या था आपका रिसॉल्व हुआ था, जो था आपका इंडस वाटर ट्रीटी, जो आज के समय बहुत चर्चा में है। ठीक है, 1960 में जो था साइन किया गया था बिटवीन नेहरू एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान, विच हैज फंक्शन सक्सेसफुली ओवर टाइम। फिर हम समझते हैं 1965 का जो पहला युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो हुआ क्या, 1965 में पाकिस्तान ने जो है आर्म्ड अटैक, एक तो आपका रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का एरिया है,
एंड जम्मू एंड कश्मीर में इसने हमला बोल दिया भारत के ऊपर। पाकिस्तान का ये मानना था कि वो क्या होगा, वहां पे अपने आर्मी भेजेगी एंड कश्मीर और सरहद पक्ष में भी इसका ये मानना था, वहां पे आर्मी भेजेगी और वहां के जो लोकल्स वो क्या करेंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पे जो मेजोरिटी लोग थे ज्यादातर मुस्लिम्स वगैरह थे। पाकिस्तान के मानना था कि हमें सपोर्ट मिल जाएगा तो हम क्या होंगे, कैप्चर कर जाएंगे। बट उस समय जो लोकल पॉपुलेशन थी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान को, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो टू रिलीव प्रेशर फिर बाद में जब इंडिया ने क्या किया, काउंटर अटैक अपना स्टार्ट किया अलॉन्ग दी पंजाब बॉर्डर। अटैक करते करते ये जो है भारत, वो तो भैया लाहौर तक घुस गए थे अपना ड्यूरिंग द बैटल। वो तो बाद में नेहरू जी ने वापस बुलाया, माफ करें, नेहरू जी ने, वो बाद में इनको वापस बुलाया गया, ठीक है। फाइटिंग एंडेड आफ्टर द यूनाइटेड, ठीक है, ये उस पर की बात नहीं हो रही, ठीक है, माफ करिए, नेहरू जी की। फाइटिंग एंडेड आफ्टर द यूनाइटेड नेशन, फिर आपका जो युद्ध, फिर आपका यूएन ने इंटरवेन किया तो युद्ध जो था आपका एंड हो गया, ठीक है। इन जनवरी से उसमें शास्त्री एंड जी थे एंड अयूब खान साइंड दी तस्कनेट एग्रीमेंट। तो इसमें जो मेन हमें याद रखना है, क्वेश्चन जो बनेगा वो है तस्कनेट एग्रीमेंट जो था वो कहाँ किसके बीच में साइन हुआ था, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 1963 में, जब आपका 1965 का युद्ध हुआ था तब साइन हुआ था, ठीक। ये है आपकी पाकिस्तान की कहानी। दो इंडिया हैड एन अपर हैंड मिलिट्री, बट द वॉर जब भी होता है तो चाहे किसी का भी अपर हैंड हो, जो इकोनॉमी है ना दोनों देश की अफेक्ट होती है। एंड सिंस इंडिया की इकोनॉमी जो पहले से स्ट्रगल चली थी वो और क्या थी, आपकी अफेक्ट हुई थी। फिर हम समझते हैं आपकी बांग्लादेश वॉर 1971, पाकिस्तान का वॉर जो था, बाद में बांग्लादेश जब आपका नाम पड़ गया, ठीक है। हुआ कि 1970 में एक कहानी क्या थी बांग्लादेश वॉर की, देखिए। पाकिस्तान जो था जब उसने अपनी फर्स्ट जनरल इलेक्शन कराई थी ना, तो उससे क्या थी, बहुत पॉलिटिकल टेंशन जो थी क्रिएट हो गई थी। क्यों हो गई थी, क्यों, देखिए। पाकिस्तान जैसा कि आप पता होगा, एक तरफ था वेस्ट पाकिस्तान, एक बना था ईस्ट पाकिस्तान। क्यों बना था, ये सब जो है हमने पार्टीशन चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुका है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। अब हुआ क्या, वेस्ट पाकिस्तान जो थे इधर मुस्लिम्स ज्यादा थे, वैसे मुस्लिम्स इधर भी थे, बट इधर जो लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, ये मतलब इधर इन लोग को ज्यादा मानते नहीं, वो नीचा दिखाने का बहुत प्रयास करते थे, इधर के लोग ट्रीट बहुत बहुत गंदा व्यवहार करते थे। जब इलेक्शन हुए तो वेस्ट पाकिस्तान में तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जीत गई, बट ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, वो जीत गई ईस्ट पाकिस्तान में। जो बंगाली पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान ने, उन्होंने वोट किया था टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन, ठीक। बट हुआ क्या, इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान के रूलर्स थे ना, उन्होंने इलेक्शन को माना ही नहीं। वो पावर जो था अवामी लीग के हाथ में देना ही नहीं चाहते थे, ना ही उनकी जो डिमांड वगैरह थी वो पूरी करना चाहते थे, ठीक है। इंस्टेड पाकिस्तान ने क्या किया, वो इलेक्शन को फेयर न मान के, मतलब माना ही नहीं उन्होंने भैया, कह दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी जो थी उन्होंने शेख मुजीब को क्या किया, रहमान को अटैक कर लिया और पूरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक किया ही। इट अनलीस्ड द रेन ऑफ टेरर ऑन द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स में जो लोग थे ईस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया टू क्रिएट अ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश, ठीक है। थ्रू आउट 97 इंडिया हैड टू बियर बर्डन ऑफ अबाउट 80 लाख रिफ्यूजी, यानी जब पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट के ऊपर जब हमला करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को तकलीफें करना स्टार्ट कर दिया, लोगों का मास मर्डर करना स्टार्ट कर दिया, तो लोग क्या थे उधर से छोड़ के अपना घर बार भारत की तरफ भागना स्टार्ट कर दिए। तो उस समय ऐसा कहा था लगभग 80 लाख रेफ्यूजी का बर्डन भारत को ढोना पड़ा था, हु फ्लेड इंडिया टू एस्केप द वायलेंस, ठीक है। इंडिया ने तो क्या किया, इंडिया इट गेव इट्स मोरल एंड मटेरियल, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं ना, हम इंडिया की सोच अलग है, राइट, हम जानते हैं, ठीक है। हम सारे देश को एक परिवार की तरह मानते हैं, ठीक है। हम सबकी मदद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमारे पूरे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी था, ठीक है, हमारी हमेशा से चली आ रही। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया गिव मोरल एंड मटेरियल सपोर्ट टू बांग्लादेशी फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या कहा, जब इंडियन सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को रेफ्यूजी को लेना शुरू कर दिया, पाकिस्तान ने क्या किया कि इंडिया जो है हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। अब उस समय यूएस होता, क्योंकि एक तो यूएस जो था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया चला रहा था, उससे उसको दिक्कतें चल ही रही थी। तो शुरुआत से यूएस, पहले शुरुआत में जैसे यूएस पाकिस्तान चाइना से जो रिलेशन था वो क्या था, साथ में था, तो उसने क्या किया, यूएस ने इसको सपोर्ट किया। और जब इसे सपोर्ट किया तो हुआ क्या
जुलाई 1971 में यूएस एडवाइजर जो थे वो चाइना गए, ठीक है, वाई वाई पाकिस्तान, इससे क्या हुआ, इनकी अलायंस जो थी और बढ़ गई, ठीक है। अब इसको काउंटर करने के, क्योंकि जब इतने बड़े पावर जो होंगे जब मिल जाएंगे पाकिस्तान से, तो काउंटर करने के लिए इंडिया अकेला तो रहता नहीं, तो इंडिया ने क्या किया, एक 20 ईयर की ट्रीटी साइन कर ली और पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन इन अगस्त 1971। ये क्या था, तो ये ट्रीटी में ये था कि अगर भारत के ऊपर अटैक होता है तो सोवियत यूनियन जो होगा वो क्या करेगा, भारत को सपोर्ट करेगा, जो भी असिस्टेंट की जरूरत होगी, ठीक है। सो बाई दिसंबर 1971 आफ्टर मंथ ऑपरेशन ए फुल वॉर जो था ब्रोक आउट हो गया इंडियन पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने जो था भारत के ऊपर पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में फिर से अटैक किया। इंडिया ने फुल मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ जितनी भी अपनी एयरफोर्स वगैरह सब नेवी से घेर लिया इनको, एंड बांग्लादेश में भी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुस गया, और इंडिया आर्मी को बहुत मदद मिली वहां के लोगों से, और इस वजह से इंडिया जो था 10 दिन के अंदर ही इंडियन आर्मी जो थी उसने पूरी ढाका को सराउंड कर लिया था, एंड उस समय लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्या किया, सरेंडर करना पड़ा था। सरेंडर करने के बाद बांग्लादेश होता है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, एंड इंडियन ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसी दौरान आपका शिमला एग्रीमेंट जो था साइन हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है। एक था आपका तस्किनेट जो भी 1965 के वॉर में जो था पाकिस्तान इंडिया के बीच में साइन हुआ था, और एक आपका शिमला है, ठीक है। आप बस देखिए ऐसे याद करने का होगा, शिमला आपका किधर पड़ता है, थोड़ा इधर कहीं पड़ता है, ठीक है, इंडिया में यहाँ शिमला, तो आप ऐसे याद रखना ना, शिमला इधर है तो इधर बांग्लादेश हो गया, तो इससे क्या शिमला एग्रीमेंट आप जान सकते हो कि इंदिरा गांधी क्या था 1971 के वॉर में भुट्टो से याद ही गए। मेरा याद करने का तरीका ये आपको हो सकता है कुछ और हो, राइट। तो दो याद रखना है, शिमला एग्रीमेंट, तस्करेट एग्रीमेंट हमें याद रखना है। दिस विक्ट्री ब्रॉट प्राइड टू द कंट्री एंड शोड इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है। इंदिरा गांधी जो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पॉपुलरिटी जो थी और इंक्रीज हो गई थी, एंड कांग्रेस पार्टी ने फिर बाद में और इलेक्शन में अपने चुनाव जीते। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो इम्पैक्ट ये था कि कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबर्स जो था इट डिलेड द 5 ईयर प्लान जो था, आपको याद रखिए, तो 5 ईयर प्लान अगर आपको याद हो, वो क्या था आपका, वो डिलेड हो गया था, ठीक है, वो क्या था आपका डिलेड हो गया, आपको अगर याद हो 5 ईयर प्लान, ठीक है। द स्कार्स रिसोर्सेज जो थे, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज एक तो कम थे, उसको वॉर की वजह से हमें जो था सारे रिसोर्सेज डिफेंस सेक्टर की तरफ क्या था डालना पड़ा था आफ्टर 1962, एज इंडिया हैड टू एम्बार्क ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव। फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 में, एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज 1965 में क्या किया गया था, बनाए गए, ठीक है। सिर्फ इसके वॉर की बात नहीं हो रहा, ठीक है, जो चाइना के साथ इम्पैक्ट हुआ था उसमें भी आपके इम्पैक्ट में ये था, ठीक है। फिर आपका जो थर्ड प्लान जो मैंने बताया क्या था, अफेक्ट हुआ था, एंड इट वाज फॉलोड बाय 3 एनुअल प्लान, द फोर्थ प्लान कुड बी इनिशिएटेड ओनली इन 1969। इंडिया का जाहिर सी बात है अपने रिसोर्स लगाया तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो था इंक्रीज करना पड़ा था, और सारे सेक्टर को छोड़ के थोड़ा सा, ठीक। तो ये कहानी थी। अब हम समझते हैं एक और वॉर जो हुआ था आपका कारगिल कॉन्फ्रंटेशन जो जी 1999 में हुआ था। ये कब हुआ था, तो देखिए 1999 में सम एरियाज ऑफ इंडियन साइड के जो एलओसी के पास के एरिया थे, जैसे मस्को का एरिया था, द्रास, कास्कर एंड बटालिक का जो रीजन था, उसको कुछ सीक्रेटली फोर्सेस के द्वारा, जो अपने आप को मुजाहिदीन कहते थे, उनके द्वारा ऑक्युपाई कर लिया गया था। बेसिकली वो पाकिस्तान की आर्मी थी, ठीक है। इंडिया सब्जेक्टेड दैट पाकिस्तान आर्मी वाज बिहाइंड द ऑपरेशन। फिर इंडिया आर्म फोर्सेस बिगेन अ मिलिट्री रिस्पांस व्हिच स्टार्टेड द कारगिल वॉर कॉन्फ्लिक्ट। फाइटिंग जो था आपका मई से लेकर जून 1999 के बीच में हुआ था, एंड बाय जून 26 जुलाई 1999 इंडिया ने पूरा अपना कंट्रोल जो भी इन्होंने मुजाहिदीनों ने पाकिस्तानियों ने लिया था सब मिल गया था हमें, ठीक है। द कारगिल वॉर गेंड ग्लोबल अटेंशन। क्यों ग्लोबल अटेंशन लिया था, क्योंकि उस समय जो दोनों कंट्रीज थे वो न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, ठीक है। बट थैंकफुली ये हुआ कि जो कॉन्फ्लिक्ट था ना वो किसी और एरिया में नहीं बढ़ा, क्योंकि होता क्या है जब दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, एक जगह कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, हर जगह से क्या है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो कारगिल का हुआ था वो बस कारगिल एरिया में ही रह गया था और ज्यादा नहीं स्प्रेड हुआ था, ठीक है। इन पाकिस्तान जो था वॉर बिकेम अ सोर्स ऑफ मेजर कंट्रीब्यूशन। क्यों बन गया था, क्योंकि बाद में हमें ये जाके मालूम चला कि प्राइम मिनिस्टर जो थी, जब वॉर कारगिल में जो ये हुआ था इसके बारे में उन्हें बताया ही नहीं गया था, जो पाकिस्तान ने ये मुजाहिदीनों को भेज के यहाँ कब्जा करवाया था, वो बेसिकली आर्मी चीफ के द्वारा किया गया था। लेटर दैट ईयर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे उन्होंने गवर्नमेंट को लेके अपना पावर हाथ में ले लिया था, ठीक है। तो ये थे आपकी चाइना की युद्ध हमने समझ लिया,
पाकिस्तान के युद्ध हमने समझ लिया, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से मैं इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें थी, वो सोवरेनिटी मेंटेन वगैरह करके चलना, ये सब चीज़ें हम समझ लिया। अब जो हमें इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को समझना है, न्यूक्लियर पॉलिसी फिर आपकी नेहरू जी की विजन हमें समझनी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत मानते थे। उनका ये मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है एक मॉडर्न नेशन का क्या है बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ही प्रमोटेड पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज को उन्होंने प्रमोट किया था टू हेल्प इंडिया ग्रो इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली। सो 1949 से ही इंडिया ने जो था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। नेहरू जी जो थे, ठीक है, वो एटॉमिक एनर्जी बनाना चाहते थे बट ही वाज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, देखिए एटॉमिक एनर्जी जिन्होंने साइंस पढ़ रखा उन्हें पता होगा कि सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी नहीं यूज होता। ठीक है, आपके एनर्जी सेक्टर में भी जो है ये आपका यूज होता है। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर के यूज करने के ही यू नो उससे नेहरू जी मानते थे, उसी के लिए इन्होंने प्रमोट करते थे। वो न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट थे एंड ऑलवेज सपोर्टेड कि जो भी न्यूक्लियर डिसआर्मेंट को सपोर्ट करते थे, यानी रिमूवल ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने कई बार वर्ल्ड पावर्स को सपोर्ट अपील की कि वो जो हो अपने न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करें या हटा दें, बट जो वर्ल्ड पावर थे उन्होंने भैया नहीं माना, क्यों, सुनते नहीं थे उनको। ठीक है, तो 1964 में जब चाइना ने अपना न्यूक्लियर बम जो था टेस्ट किया तो इससे क्या हुआ, इंडिया में और पूरी दुनिया में खलबली मच गई। जब खलबली मच गए तो 1968 में जो जब सब सारे देश बन गए पावरफुल नेशंस जो थे, 5 मेजर पावर, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, जिनके पास पहले से न्यूक्लियर पावर था, उन्होंने सारे देशों को एक निकाला एनपीटी करके, दैट अलाउड देम टू ओनली हैव न्यूक्लियर वेपन। मतलब इन्होंने ये कहा, निकाला ऐसा मेमोरेंडम कि हमारे को छोड़ा के, ठीक है, हमारे को छोड़ा के क्या और कोई देश जो होगा न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा और जिसके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो सब क्या करेगा, डिसआर्म कर देगा, छोटा देगा। इंडिया ने क्या कहा भैया, इंडिया रिफ्यूज टू साइन, क्योंकि ये क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी साफ साफ था एंड अनफेयर टू अदर नेशन था एनपीटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंडिया जो था इसके अगेंस्ट क्यों था, क्योंकि ये था, इससे होता क्या कि अगर वो सब साइन कर लेते तो केवल 5 कंट्रीज के पास भैया न्यूक्लियर वेपन रह जाते। अब जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज होती है इनके लिए तो एक अनफेयर हो जाता ना, इससे क्या थी, एक न्यूक्लियर मोनोपोली क्रिएट हो जाती। फिर इसको इस वजह से एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था उसको इंडिया ने न्यूक्लियर की साइन करने से मना कर दिया था। फिर बाद में सीबीटी भी निकाला गया, कॉन्फ्रेंसिव टेस्ट ब्रांड ट्रीटी, उसको भी इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने का, क्योंकि देश ये थे भैया बहुत चालाक थे। ठीक है, अपने पास इन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखना चाहते थे बट और किसी देश के पास हो ये वो नहीं चाहते थे, जबरदस्ती फोर्स करते थे उनको। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने प्रेशर पड़ने नहीं दिया, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, चाहे वो आपके सीटीबीटी हो चाहे आपकी क्या हो, एनपीटी हो। ठीक है, फिर जाके आपका जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट है आखिर 1974 में जाके करना पड़ा, क्योंकि चाइना के पास जब आ गया था तो एक अपनी सिक्योरिटी, ठीक है, देखिए जब भी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी क्या है टॉप पे आती है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी जो है सब टॉप पे आती, फिर सब चीजें जो है बाद में आती है। जब सिक्योरिटी की जब बात आई तो इंडिया ने भी क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड 1974 में फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इन मई 1974। इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान राजस्थान। इंडिया ने इसे एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का नाम दिया था, शोइंग दैट कि इंडिया का एम जो था वो एक न्यूक्लियर आर्म रेस को बढ़ावा नहीं देना था, बल्कि टेक्नोलॉजी को अपने सिक्योरिटी के लिए फॉर पीसफुल पर्पजेज के लिए यूज करना था। लेकिन और साथ में ये मैसेज भी देना था कि अगर न्यूक्लियर की बात आए तो इंडिया जो है अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अब ये टेस्ट हुआ था ना, ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड में हुआ था, क्यों, क्योंकि उस समय जो है दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जिससे इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप कंट्री में बहुत बढ़ गई थी, तो इसके अगेंस्ट बहुत एजिटेशन एंड नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक वगैरह हुए थे। ठीक, तो ये थे आपकी न्यूक्लियर पॉलिसी, हमने समझ लिया कि साइन कराने का फोर्स किया, बट इंडिया ने ये कहा कि हम न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, ठीक है, बट हमारा क्या होगा, पीसफुल रहेगा। अभी मेन न्यूक्लियर पॉलिसी क्या हुआ हम आगे समझते हैं। ठीक है, अभी टेस्ट समझ, फिर आपका 1998 में दूसरा टेस्ट हुआ, ठीक है, वो भी आपका सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान में। ठीक है, सुन आफ्टर पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट लिया था, जिससे क्या साउथ एशिया में बहुत टेंशन वगैरह बढ़ गए थे। दिस टेस्ट ड्रू ग्लोबल क्रिटिसिज्म एंड बोथ कंट्रीज फेस्ड इंटरनेशनल सैंक्शन बहुत लगाए गए थे उस समय। ठीक है, तो इंडिया की मेन न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस, विच मीन्स क्या,
इंडिया जो होगा इट विल गिव ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन नीडेड टू, मतलब जितनी उसको डिफेंड करने की जरूरत होगी केवल उतने न्यूक्लियर वेपन इंडिया रखेगा, ये है उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी। दूसरा क्या है कि नो फर्स्ट यूज, यानी हम तब तक न्यूक्लियर का यूज नहीं करेंगे जब तक कि पहले हम पे उसका अटैक ना हो जाए, ठीक है। नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन फर्स्ट बट ओनली रिटेलिएशन इफ अटैक्ड। इंडिया कंटिन्यूज टू सपोर्ट द गोल ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, ठीक है, वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज एंड अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया के सपोर्ट तो करता है, लेकिन देखिए कुछ लोग कहना जब इंडिया खुद सपोर्ट करता है लेकिन इसके बाद खुद न्यूक्लियर वेपन है, जैसे कैसे हो सकता है। देखिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें रखना पड़ेगा। जब सारे देश क्या होंगे न्यूक्लियर वेपन हटाएं तभी तो हम हटा सकते हैं, अगर हम हटा देंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर खतरा बन जाएगा, ठीक है। तो बस आज की कहानी यही थी, जिसमें हमने पहले इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट समझा, हमने वॉर समझा चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, हमने तस्कनेट शिमला यूना एग्रीमेंट देखे क्या थे, हमें याद रखना है, जो कि पाकिस्तान के साथ दोनों ही साइन हुए थे। हमने पंचशील एग्रीमेंट वगैरह देखे, ठीक है। तिब्बत की कहानी हमने थोड़ी इसमें समझी, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें थी आज की क्लास में हम समझी। न्यूक्लियर पॉलिसी हमने समझ लिया कि नो फर्स्ट यूज, मिनिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। आपके जो टेस्ट न्यूक्लियर हुए वो भी हमने समझ लिया, नेहरू जी का विजन क्या था वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। इसके जो पीडीएफ होंगे एंड जो आपके एमसीक्यू बनेंगे जो कि आपके सीयूटी यूजी एग्जाम में हेल्प कर सकते हो, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगे देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।